ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मोटा मोटा अगर आप नए रूल्स को देखें तो सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नमेंट ने अब अथॉरिटी ले ली है कि वो क्रिटिकल डिटेल्स के डिमांड करें टेलीकॉम कंपनी से जब बात आएगी नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट की। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें सारे मैसेज कंटेंट होंगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो एक उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा बाकायदा, जो कि साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स से जुड़ी हुई होंगी। तो आप एक तरह से सरकार ने डेटा शेयरिंग के लिए अब कह दिया कि टेलीकॉम कंपनीज को डेटा शेयर करना होगा, कौन सा मैसेज गया, क्या गया, ये सब आपको करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अगर होता है तो टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेदारी है, अगर ये पोटेंशियल थ्रेट है गवर्नमेंट्स के लिए, पोटेंशियल थ्रेट है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, तो इसके लिए आपको 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होगा सरकार को और रिलेवेंट एजेंसीज को, ताकि एजेंसी स्विफ्टली एक्ट कर पाए। अब ये 2 ऐसे कंसर्न्स हैं जिस पे, जैसा वाकलू सर ने कहा कि अब टेलीकॉम कंपनीज एक तो ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगी, नंबर 1, लेकिन काम भी बढ़ जाएगा। अब ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी तस्वीर बड़ी स्याह है, और ऐसे में अगर ये काम और बढ़ गया उनका, तो क्या विराग जी स्थिति ऐसी है कि हमारी टेलीकॉम कंपनीज इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएं? होनी तो चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है या नहीं है? दीपक जी, आपने ब्रेक के पहले जो बातें 3 बोली थी, अभी जो बातें बोली, उसको मैं तीनों पॉइंट का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सबसे पहला पॉइंट अभी आप जो बोल रहे हैं और जो भाकरू साहब ने भी बोला था कि 3 बातें हैं इस पूरे टेलीकॉम कानून और नियमों में। पहली बात है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, दूसरी बात है कि साइबर सुरक्षा की बात है, और तीसरी बात यह है कि जो साइबर अपराधों को रोकने की बात है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि साइबर अपराधों से, इसका नियमों से कोई बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर पर 2 बातें होंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सरकार के पास ज़्यादा अथॉरिटी आएगी और इन कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन वो सरकार के प्रति बढ़ेगी। और जो डेटा शेयरिंग की बात हो रही है, तो जब टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ डेटा शेयर करेंगी, तो क्या वो डेटा वो निजी तौर पर दूसरी कंपनियों को बेच पाएंगी? क्या उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर पाएंगी? इस बारे में भारत में अभी तक कोई कानून या नियम नहीं है, क्योंकि डेटा सुरक्षा कानून से जुड़े नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। तो जो डेटा कंपनियां सरकार से शेयर करेंगी, उस डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, बार बार बात की जा रही है IMEI नंबर की। तो क्या होता है, सरकार जब नियम बनाती है तो पुराने शरीर में नया कपड़ा पहना देती है, ये बताए बगैर कि पहले भी था। ये नियम पहले भी थे और 26 सितंबर 2022 को ये नियम लागू किए गए थे। प्रिवेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ द मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रूल्स 2022, और उस समय भी ये कहा गया था कि इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए ये कहना कि नए नियमों में कोई नई बात की गई है, ये गलत है, क्योंकि पहले भी IMEI नंबर के बगैर कोई भी मोबाइल नहीं इस्तेमाल हो सकता था। ये भारत का नियम कानून था। अब तीसरी बात है कि जो अभी अमित जी ने बात बोली कि हम बहुत आगे निकल आए हैं और इन नियमों से बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। इसको इस तरह से समझें कि आज़ादी के पहले फारसी में हमारी कोर्ट व्यवस्था थी और उसके बाद हमारी अंग्रेजी में हो गई, लेकिन हम फारसी में ही लगातार नोटिफिकेशन निकालते रहें, उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो हमारे जो नियम कायदे कानून आ रहे हैं और जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम नई टेक्नोलॉजी को, जो हमारी सैटेलाइट इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी का जिसका बहुत जल्दी आगमन होने वाला है, वो हम उसके बारे में नियम नहीं बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कई बार बोल चुका हूं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस चाहिए। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो हमारे बाकी चीजें बेकार हो जाएंगी। जब तक डेटा सुरक्षा के कानून नियम भारत में लागू नहीं होंगे, जब तक ये जो, जैसे मैंने बोला कि टेलीकॉम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि रोजाना 1.36 करोड़ फर्जी टेलीफोन मोबाइल कॉलों को उन्होंने ब्लॉक किया है, तो वो संगठित अपराध कहां से हो रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? NCRB के डेटा में वो अपराध दर्ज दिखे क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो चीज अब व्यवहारिक तौर पे जब तक नहीं होगी, तब तक लोगों को इन नियमों से कोई साइबर अपराधों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो, मैं थोड़ा सा, विराग जी, IMEI नंबर वाले में होता क्या था? अभी आप सही कह रहे हैं कि बिना IMEI नंबर के तो अभी भी कोई फ़ोन जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। हो ये रहा था कि वो ऑल्टर कर देते थे, टेम्पर कर देते थे, क्लोन कर देते थे।
तो अब इससे कैसे उससे मुक्ति पा पाएंगे? वो अभी भी कर सकते हैं। अच्छा। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो पहले भी जरूरी था। ओके, ओके, यस। तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये नियम जो हैं आईएमआई इश्यूज को लेकर ये इसमें नया क्या है। बहरहाल वाकलू सर, अब आपके पास आएंगे। मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा क्योंकि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को अच्छे से जान रहे हैं। ज़्यादा जिम्मेदारियां तो तय हो गई हैं, लेकिन क्या इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज अभी तैयार हैं या नहीं सर? दीपक जी, अभी टेलीकॉम कंपनीज मुझे नहीं लगता तैयार है, मगर उनको तैयार तो होना ही पड़ेगा। हाँ। इसमें कोई चारा नहीं है उनके पास। अब रूल्स भी बन गए हैं। मेरा आशय जो है वाकलू सर वो ये है कि सर्विसेज को लेकर तो अभी सिरदर्दी है। अभी सर्विसेज तो अच्छे से दे नहीं रही हैं कंज्यूमर को। पता चल रहा है कि साहब अब तो नए रूल आ गए, कंप्लायंस का बोझ हम पे बढ़ गया, तो हम तो साहब सरकार की सुने कि ग्राहकों की सुने। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, उसमें एक कंसर्न ये रहेगा ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डेटा शेयर करना है। हाँ। तो काफी जो संस्थाएं हैं उनको इसके साथ समस्या होगी कि वो डेटा शेयर अगर किया और उसका मिसयूज हुआ तो ये एक बड़ा इश्यू बन जाता है सबके लिए। तो वो नहीं होना चाहिए, वो एक मेजर कंसर्न होगा। लेकिन ये इस मामले में अब उनको सारा जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार को अगर उम्मीद है कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और कंपनियों पर भी काफी बोझ भी पड़ेगा फाइनेंशियल। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन जो विराग जी ने कहा था, जो आपने भी जिसका जिक्र किया, क्या वो कंसर्न, वो कितना बड़ा कंसर्न है कि अभी आप सरकार के साथ तो डेटा शेयर करोगे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करोगे। इसको कर्ब करने के लिए क्या एग्जिस्टिंग लॉज हैं, नहीं है, या कहीं जो विराग जी ने कंसर्न जाहिर किया है ये कितना जेन्युइन कंसर्न है? नहीं, देखिए, टेलीकॉम कंपनीज को मतलब कायदे से वो किसी के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकती हैं, किसी का पर्सनल डेटा नहीं। लेकिन किसी दूसरे तरीके से लोग वो डेटा निकाल ही लेते हैं और शेयर करते हैं, उसको बेचते हैं। वो एक बड़ी समस्या तो अभी भी है। और तभी जो ये सारी जो अनवांटेड कॉल्स, स्पैम कॉल्स आती हैं, उसी के कारण आती हैं। लेकिन सरकार के साथ तो डेटा हमेशा से, मतलब पहले कॉल्स का भी अगर गवर्नमेंट के पास कोई जानकारी हो कि जिसके आधार पे मतलब कोई क्रिमिनल या कुछ उसका डेटा चाहिए, उसका डिटेल चाहिए, तो वो शेयर करना तो लाजमी है हर टेलीकॉम कंपनी के लिए। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अमित जी, जो लगातार बात आती रहती है कि साहब आपके लिए एक सहूलियत लेकर ज़रूर आया है इंटरनेट, आपका उसका पूरा इकोसिस्टम, लेकिन जिम्मेदारियां भी अभी साइबर सिक्योरिटी वायलेशन के लिए स्ट्रिक्टर एक्शन की बात इसमें कही गई है, और उसमें ख़ास तौर से फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड करना इज़ अ साइबर क्राइम। ये काफ़ी हेडलाइन आज के रूल्स का भी है। कितना ये इम्पॉर्टेंट होगा और एक आम आदमी इसको किस तरह से लेगा इसको? आई मीन फेक, मिसलीडिंग, मिलाशियस मैसेजेस तो वैसे भी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या इसको साइबर क्राइम कैटेगोरिकली घोषित कर देने से कुछ बात बनेगी सर? रुकेंगे फेक मैसेजेस? देखिए, पार्शियली ये लॉ ऑलरेडी था। यदि आप देखें तो कैप्चरिंग, पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ पब्लिक इमेजेस, प्राइवेट इमेजेस ऑफ समवन वाज एन ऑफेंस, और उसमें 3 साल की सजा भी थी। यहाँ पर उन्होंने कुछ उसका दायरा बढ़ा दिया है। पहले था कि किसी की प्राइवेट इमेजेस आप उसकी परमिशन के बिना ना कैप्चर कर सकते हो, ना शेयर कर सकते हो, ना ट्रांसमिट कर सकते हो, और तीनों के लिए सेम क्लॉज था। अभी क्या है कि फेक इमेजेस और जो मिस इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं उसमें भी सेम लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो दायरा बढ़ाया, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे डिटरेंट तो होगा। लोग सोचेंगे, अभी तो सोचते नहीं थे, कुछ आया, इन्फ्लुएंस हुआ, फटाक से भेज दिया। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो ज़्यादा तेज़ी से फॉरवर्ड होती थी, वो ज़्यादा वायरल होती थी, जो सच्ची बात है वो छुप जाती थी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से कानून एक बहुत अच्छा वो है। लेकिन आप इसको ट्रैक कैसे करेंगे? जैसे कि व्हाट्सएप पर तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है,
तो आपको सिर्फ एक लेवल पीछे का पता पड़ पाएगा यदि आपने वो भी मैनुअली इन्वेस्टिगेशन किया। ऑपरेटर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। इसमें भी टेलीकॉम एंटिटीज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मॉनिटर करेंगे, एक्शन लेंगे स्प्रेड ऑफ सच मैसेजेस अक्रॉस देयर नेटवर्क। वो व्हाट्सएप के अंदर के मैसेज की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, क्योंकि वो उनके पास भी नहीं होता, उसका कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। उनके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ एप्लीकेशन प्रोवाइडर लिया, उसके बाद उसने एक टनल क्रिएट कर लिया, उस टनल में वो क्या कर रहा है ये ऑपरेटर को नहीं पता होता। तो ये एक VPN का एंड टू एनक्रिप्टेड टनल होता है जो व्हाट्सएप आपको जब मैसेज भेजता है, इट इज एंड टू एनक्रिप्टेड। सॉरी अमित जी, से भी देख नहीं सकता। सॉरी अमित जी, आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, वक्त की कमी है शो में। इतना ही, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रूल्स आए हैं, लेकिन अभी भी इस पर कुछ बातें रह गई हैं, समय समय पर इस पर चर्चा करते रहेंगे। विराग जी 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे थे। सिर्फ एक बात कि टेलीकॉम कानून के दायरे में व्हाट्सएप जैसे OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वैसे भी आधे अधूरे हैं। ओके, ठीक है, ये अपने जो अमित जी ने बोला। यस सर। वाकलू सर जी, और जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये आधार की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगी, राइट सर, तो मेन समस्या हल नहीं होगी। राइट सर। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विराग जी, वाकलू सर, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। क्या आप भी बिना सोचे समझे किसी मैसेज को दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, ये साइबर अपराध हो सकता है। और अब सरकार ने साइबर फ्रॉड और भ्रम फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठा दिए हैं। यही नहीं, नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को चीफ टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करना होगा, डेटा साझा करना होगा जो सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, कई और सख्त कदम है, विस्तार से आज समझेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, इसके बाद जो नए नियम बने हैं किस किस तरह के हैं और उनके इर्द गिर्द हम विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने अब साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब फेक मैसेज फॉरवर्डिंग पर भी सरकार ने कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि फेक न्यूज और फेक मैसेज न केवल गलत सूचनाएं फैलाते हैं बल्कि समाज में अफवाहें भी फैलाते हैं। अगर आप किसी फर्जी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो ये साइबर क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फोन के लिए IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई इस नंबर को बदलता है तो ये अब कानूनन अपराध होगा। IMEI नंबर मोबाइल की पहचान का एक यूनिक कोड होता है और इसे बदलने से साइबर अपराधी ट्रेसिंग से बच सकते थे, मगर अब साइबर अपराधी फोन की IMEI नंबर को बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब CTSO यानी चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करना होगा। इनका काम ये सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क सुरक्षित हो और साइबर अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साइबर सुरक्षा के नए नियमों के तहत अगर कोई घटना या सूचना मिलती है तो उस पर 6 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा संबंधित घटना, व्यक्ति और मोबाइल नंबर जैसी सभी डिटेल 24 घंटे के अंदर सरकार को तय फॉर्मेट में देनी होगी। इससे साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 के बीच 7,40,000 से अधिक साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गई। इन 4 महीनों में भारत में साइबर अपराधों के चलते लोगों को 7,061 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ। इनमें ऑनलाइन निवेश, धोखाधड़ी, गेमिंग एप्स, OTP स्कैम और डेटिंग ऐप से जुड़े अपराध प्रमुख रहे। कुल मिलाकर कहें तो सरकार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नए नियमों के लागू होने से ऑनलाइन फ्रॉड में कमी आएगी और अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए
विराग गुप्ता जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से और डिजिटल कानूनों और साइबर मामलों पर कई लेख लिख चुके हैं, इनकी किताब भी है। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। विमल वाखरू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएमडी हैं TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के। वाखरू सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और अमित दुबे जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इस मसले पर आप भी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं अरसे से, और इस पर कई मंचों से आप अपना व्याख्यान भी दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। विराग जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या क्या है इस नए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स में और क्या क्या बदल जाएगा, कुछ हाईलाइटेड अगर पॉइंट हो, और ख़ास तौर से साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम कंपनीज के रोल को लेकर जो आपने पूर्व में भी कई बार चिंताएं जाहिर की हैं, आपके अपने ऑब्जर्वेशंस ओपिनियन भी हैं, क्या वो एड्रेस हो रहे हैं सर? नहीं, देखिए कुछ हद तक एड्रेस हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराना टेलीग्राफ कानून था उसकी जगह पर जो नया कानून लाए और उस कानून के अनुसार ये अब 1 साल बाद नियम लाए गए हैं। 2-3 बातें समझनी जरूरी है कि पुराने कानून की सभी धाराओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो जब कानून की धाराओं को लागू नहीं किया गया है तो फिर उससे जुड़े नियम कैसे लागू होंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें कई सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी सेफगार्ड्स की भी बातें हैं नियमों में, लेकिन उन नियमों में, कानून में हैं, लेकिन उन नियमों में दंड की स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो दंड कैसे दिया जाएगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि टेलीकॉम सेक्टर एक नए किस्म के ट्रांजिशन से गुजर रहा है, स्पेशली जो सैटेलाइट इंटरनेट का जो दौर आएगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट में जो सुरक्षा की जो दिक्कतें हैं, तो मुझे लग रहा है कि नियमों में उस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है, जिससे कि विदेशी कंपनियां, जो मस्क की, अमेजन की जो कंपनियां हैं, जब भारत में अगर सैटेलाइट इंटरनेट, क्योंकि उसमें भी विवाद दूसरे हो रहे हैं कि उनको स्पेक्ट्रम प्रशासनिक तरीके से दिया जाए या नीलामी से दिया जाए, लेकिन सुरक्षा के पहलू भी हैं। तो इस लिहाज से इन नियमों में एक कोशिश की गई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो फ्रॉड हैं, और फ्रॉड के मैं आपको 2 पहलू बता दूं, उस बड़ी तस्वीर से हम बहस करेंगे तो बेहतर रहेगा। कुछ महीने पहले टेलीकॉम मंत्री सिंधिया साहब ने कहा था कि भारत में रोजाना 1.35 करोड़ रोजाना अनचाहे कॉल्स को, फ्रॉडुलेंट कॉल्स को ब्लॉक किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये जो ब्लॉक किया जा रहा है इसका डिटेल कहां पर है, इसके बारे में आपराधिक कार्रवाई क्या है। आजकल में बड़े फुल पेज का विज्ञापन गूगल का आ रहा है और वो है डीजी कवच का, और उसमें बोला जा रहा है कि भारत के विज्ञापन में कहा जा रहा है कि 10 करोड़ फिशिंग अटेम्प्ट्स को रोजाना ब्लॉक किया जा रहा है और 15 अरब रोजाना जो फिशिंग और स्पैम के मैसेजेस हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। प्रश्न इस बात का है कि ये सारे जो अपराध हैं, ये काम प्रशासनिक कार्रवाई में क्यों नहीं झलकते हैं, ये एनसीआरबी के डाटा में क्यों नहीं झलकते हैं। इसका मतलब जो बड़े पैमाने पर टेलीकॉम सेक्टर में अनियमितताएं हो रही हैं लैप्सेस की वजह से, टेलीकॉम कंपनियों की वजह से, तो उसका हिसाब किताब हमारे जो ट्राई है या सरकार है वो उस पर उचित दंड नहीं ले रही है। और इन नियमों में दंड की व्यवस्था क्या है, आप टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, विराग जी आपकी पुरानी डिमांड भी रही है कि साहब एक टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए, अगर विदेशी कंपनी है तो भारत में हो, और भारतीय कंपनियों के लिए तो स्वाभाविक है होगा ही। ये टेलीकॉम एंटिटीज के लिए ये जो अपॉइंटमेंट अपरिहार्य किया गया है, इससे कुछ बदलेगा? नहीं, देखिए इसमें 2 पहलू हैं। इसमें एक है आईटी इंटरमीडिएट रूल्स थे 2011 के, जिनको बाद में बदल के 2021 किया गया। उसके तहत लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत अधिकारी का प्रावधान था, और वो शिकायत अधिकारी भारत में हो और उसके सारे विवरण हो, ये बात इसमें नहीं है। दूसरी एक बात है कि सरकार किन लोगों से इंटरेक्ट करेगी, उसके लिए आईटी रूल्स में डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का प्रावधान है। तो उन डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स की तर्ज पर यहां पर जो टेलीकॉम के लिए जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नोटिफाई करने का प्रावधान किया गया है, तो वो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन वो जो जनता से इंटरेक्शन वाले अधिकारी का प्रावधान है वो अभी इसमें मिसिंग दिख रहा है। ओके, मैं अब वाकलू सर के पास आना चाहूँगा। वाकलू सर, इस पर बहुत सारे कंसर्न्स खैर इससे पहले इंडस्ट्री ने भी, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी जाहिर किए थे, अभी भी कहा जा रहा है, थोड़ा सा डेटा कलेक्शन कंसर्न है इसमें, एनी अदर डेटा, इसका इस तरह का टर्म का इस्तेमाल किया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेटा डेटा कलेक्शन, कुछ चीज़ें हैं इसमें। लेकिन ओवरऑल
क्या टेलीकॉम कंपनीज को साइबर फ्रॉड के खिलाफ इसमें ज़्यादा जिम्मेदार बनाया गया है, उनकी ज़्यादा भूमिका तय की गई है, या अभी कुछ बची हुई हैं बातें? जो रूल्स अभी आपने सर्कुलेट भी किए हैं जी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसमें देखिए काफी कुछ बताया गया है और सारी ज्यादा जिम्मेवारी तो टेलीकॉम कंपनीज पे ही है। अब ये एक समस्या है कि इससे पूरी समस्या का हल हो जाएगा क्या? मेरे विचार से जो ये फोकस है अभी सिर्फ IMEI नंबर्स पे है। तो देखिए जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार बताया कि जो ये साइबर फ्रॉड्स करने वाले या जो देश के दुश्मन हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और वो एक फोन को फेंक के दूसरा फोन का प्रयोग कर सकते हैं। IMEI नंबर से फोन आप दोबारा उसी फोन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो छोटे मोटे अपराधी जो हैं उनके लिए थोड़ा अंकुश होगा, लेकिन जो बड़े अपराधी हैं जो देश के विरुद्ध काम करते हैं और कईयों को फेक आधार नंबर लेके यहाँ पे उनको टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से वो क्राइम हो रहा है, उस पे मुझे नहीं लगता कि इन रूल्स से कोई अंकुश लग पाएगा। तो ये एक बड़ा है, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और काफी काम उनको करना पड़ेगा, उनके रिसोर्सेज काफी इस्तेमाल होंगे, लेकिन जो नतीजा है मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा जैसा सोच के इन रूल्स को बनाया। ठीक है सर, मैं थोड़ा डिटेल में आपसे पूछूंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि नए रूल्स के तहत IMEI नंबर रजिस्टर करना ऑफ एवरी फ़ोन मेड इन इंडिया और इम्पोर्टेड भी, इस पे अब बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और भी इसमें लेयर्स हैं। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, कितना इफ़ेक्टिव ये नए रूल्स हैं और इससे बार बार इस पर चर्चा होती थी हम लोगों की कि साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा इकोसिस्टम है, अगर इसमें हमने टेलीकॉम कंपनीज का पार्ट अगर सुनिश्चित कर दिया तो फिर हमें काफ़ी हद तक इसमें साइबर सिक्योरिटी से पार पाने में आसानी होगी। क्या आपको लगता है कि वो ब्रिज बना दिया गया है जो रह गई थी, जो चीज़ की आप जिम्मेदार बनाइए टेलीकॉम कंपनीज को? क्या ये बिल पर्याप्त मौका दे रहा है साइबर सिक्योरिटी के बारे में निश्चिंत होने का? मेरे ख्याल से दीपक जी, ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पहले तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और अब नए तरह के चैलेंजेस आ गए हैं। ये तो तय है कि कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर का बैकबोन तो यूज़ हो ही रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम तो उसी का है। तो वहाँ पर यदि हम रेगुलेशन लाएंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स खड़े हो गए हैं कई सारे। अभी आप टेलीकॉम ऑपरेटर से क्या क्या मांग सकते हैं, इसकी बियॉन्ड चीज़ चली गई है। जैसे कि यदि कोई VPN यूज़ कर रहा है या वाइप कॉल कर रहा है, या पहले आपने देखा होगा इंडियन नंबर से कॉल आते थे, अभी पाकिस्तानी नंबर से आते हैं, वियतनामी नंबर से आ रहे हैं, थाईलैंड लाओस से आ रहे हैं। तो चीज़ें अब क्रॉस बॉर्डर हो गई हैं और ऐसे में और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की ज़रूरत है। क्या हम ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर सकते हैं बाहर की कॉल? ऐसे तो नहीं कर सकते। तो टेलीकॉम ऑपरेटर आपके ही टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू वो कॉल डिलीवर होगी, लेकिन बंदा बाहर बैठा होगा और वो हो रहा है। तो चीज़ें अब उस स्कोप से बाहर चली गई। पहले हम ये मान के चलते थे कि ठीक है यहाँ का होगा तो उसको हम पकड़ लेंगे, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ज़्यादा क्या होगा, फर्जी KYC पर होगा, लेकिन है तो यहीं। अभी वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये मल्टीफोल्ड हो गए और इस वजह से ये लॉ उतने प्रभावी अब नहीं हो पाएंगे। अभी स्टारलिंक यदि आ जाएगा तो और भी बिल्कुल हाथ से बात निकल जाएगी, क्योंकि अब तो इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट बेस्ड हो गया है और वो तो बंदा कहीं से भी ऑपरेट होकर वहाँ से आ सकता है। तो जो चैलेंजेस अभी हम हल्के फुल्के देख रहे थे जो टेलीकॉम ऑपरेटर से सॉल्व हो सकते थे, वो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। फिर आपने देखा है कि एनोनिमाइज करने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन आ गए। अभी एक नया मैं सिस्टम देख रहा था, ब्लॉकचेन बेस्ड VPN। अब ब्लॉकचेन बेस्ड VPN ऐसा है कि उसका कोई एक ओनर ही नहीं है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है बिटकॉइन की तरह। और जब एक ओनर ही नहीं है तो फिर आप उसका डिटेल किससे मांग लोगे? मांग ही नहीं सकते।
तो अभी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी आने लगेंगी जिसमें आपके पास कोई एक ऑथोराइज बॉडी नहीं है जिससे आप इंफॉर्मेशन मांग लो, तो फिर आपके रेगुलेशंस का इम्पैक्ट पड़ेगा कैसे? तो मेरे ख्याल से ये बहुत नए नए चैलेंजेस हैं जो आगे आने वाले हैं और उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, ये तय है कि यदि टेलीकॉम ऑपरेटर चाहें तो इस सब तरह की चीज़ों के लिए गार्ड रेल सेटअप कर सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड VPN हम अलाउ ना करें, या जो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो एनोनिमाइज कर रही है किसी को, उसको रोकें मेरे ख्याल से। लेकिन उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। यदि लॉ या रेगुलेशन अब बाद में आएंगे तब तक तो ये चीज़ें और प्रेवलेंट हो जाएंगी। हर क्रिमिनल आजकल ब्लॉकचेन बेस्ड VPN यूज़ कर रहा है। आप देखिए थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं, थ्रेटनिंग SMS वो व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं, उसके बाद पुलिस परेशान है, पुलिस नहीं वर्कआउट कर पा रही है। मैं आपको 98% 95% केस बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट हाथ से बाहर निकल जाते हैं जी। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल है और ये लॉ उसमें मेरे ख्याल से 2-3% ही अभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उसको कम करने में, क्योंकि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। अभी चीज़ थोड़ा सा बाहर है। बिल्कुल। तो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी जो रूल्स हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, अब उसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने की बात तो की गई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फेक मैसेजेस को लेकर की गई है कि आप फॉरवर्ड भी करेंगे फेक मैसेजेस तो वो भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। ये कितना हद तक, क्योंकि उसका इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान है, टेलीकॉम कंपनीज कितनी जवाबदेही उनकी तय हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन एक आम आदमी ये सोचता है कि मैंने कोई मैसेज अगर फॉरवर्ड किया है तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा अगर वो फेक निकला? तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो लोग बहुत पूछ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 6 आवर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो हेडलाइंस भी बनी है कि 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि साहब ग्लोबल प्रैक्टिस 6 घंटे की ये कम है। तो ये रिक्वायरमेंट कितनी फिजिबल है, कितनी प्रैक्टिकल है, इस पर भी बातचीत करेंगे। IMEI रजिस्ट्रेशन का हमने आपको बता ही दिया है। छोटे से ब्रेक के बाद इस नए रूल्स की और तह तक जाने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा।